टारगेट कम्पिटिटिव एग्जाम की आज की कड़ी में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है दिल्ली सल्तनत का वो दौर जब इल्तुतमिश के बाद मतलब 1236 के बाद सत्ता के लिए एक जबरदस्त संघर्ष शुरू हुआ। जी। और ये संघर्ष कोई छोटा मोटा नहीं था। ये लगभग 30 साल तक चला। हाँ, हम रजिया सुल्तान से नासिरुद्दीन महमूद तक के सफर पर नजर डालेंगी और देखेंगी कि कैसे गुलाम वंश के इस उथल पुथल भरे समय में एक नया पावर सेंटर बलबन उसका उदय हुआ। और मैं ये बता दूं कि ये सत्र खास तौर पर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस और दूसरे ऐसे ही एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो चलिए इसकी गहराई से पड़ताल करते हैं। इल्तुतमिश ने अपनी विरासत के लिए एक बहुत ही कह सकते हैं जटिल स्थिति छोड़ दी थी। तो उनके बाद कौन आया और क्या हुआ? देखिए, आज का हमारा मकसद है कि हम शासकों के क्रम को समझें, उस दौर की जो मुख्य राजनीतिक घटनाएं थीं उन्हें जानें और उस सत्ता संघर्ष को बारीकी से देखें जिसने अंत में बलबन को सुल्तान बनने का रास्ता दिया। ठीक है। तो इल्तुतमिश के ठीक बाद गद्दी पर कौन बैठा? सबसे पहले आया रुकनुद्दीन फिरोज, जिसका शासनकाल बहुत ही छोटा था। मतलब 1236 में ही शुरू हुआ और 1236 में ही खत्म। अरे बस कुछ महीने। हाँ, मुश्किल से 6-7 महीने। उसके व्यक्तिगत विवरण की बात करें तो उसकी माँ का नाम शाह तुर्कान था और पिता तो इल्तुतमिश थे ही, और उसकी मृत्यु भी 1236 में ही हो गई। और उसके इतने छोटे शासनकाल की सबसे प्रमुख घटना क्या थी? मतलब ऐसा क्या हुआ? सबसे अहम थी राजनीतिक स्थिति। उसके समय में जो प्रांतीय इक्तिदार थे, मतलब गवर्नर्स, उन्होंने विद्रोह कर दिया था। अच्छा। और इसी विद्रोह और अव्यवस्था का नतीजा ये हुआ कि रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया सुल्तान गद्दी पर आसीन हुई। और फिर इतिहास में एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम सामने आता है, रजिया सुल्तान। उन्हें इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? रजिया तुर्की इतिहास की पहली और अकेली मुस्लिम शासिका थी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। उनके पिता इल्तुतमिश और माता कुतुबी बेगम थी। उनकी राजकीय वेशभूषा भी मतलब उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ा और साहसी कदम था। बिल्कुल। रजिया ने पर्दा प्रथा को पूरी तरह से त्याग दिया था। वो पुरुषों की तरह कुल्ला यानी टोपी और चोगा, जो एक तरह का लंबा कोट होता है, वो पहनकर दरबार में आती थी। मतलब रूढ़िवादी तुर्क सरदारों के लिए तो ये एक सीधी चुनौती थी, है ना? सीधी चुनौती। तो उन्होंने प्रशासन कैसे संभाला? क्या कोई ऐसी खास नियुक्ति थी जिससे विवाद खड़ा हुआ? हाँ, एक प्रमुख नियुक्ति थी याकूत की, जो एक अबिशीनियाई गुलाम था। अबिसीनियाई मतलब गैर तुर्क? जी। उसे अमीर आखूर का पद दिया गया, जिसका मतलब होता है शाही अस्तबल का प्रधान। अब एक गैर तुर्क को इतना ऊंचा पद देना तुर्की अमीरों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। लेकिन उनकी कुछ सैन्य सफलताएं भी तो थीं। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ विवादों में थी। बेशक, उन्होंने रणथंबोर और ग्वालियर को वापस जीता, जिससे एक शासक के तौर पर उनकी काबिलियत साबित हुई। तो जाहिर है तुर्क अमीर नाराज थे और इसी नाराजगी ने विद्रोह को जन्म दिया होगा। जी, विद्रोह के 3 मुख्य किरदार थे। कौन कौन? पहला, अल्तुनिया, जो भटिंडा या तबर हिंद का गवर्नर था। उसके विद्रोह का परिणाम ये हुआ कि याकूत मारा गया और रजिया को किला मुबारक में कैद कर लिया गया। अच्छा। दूसरा था एतगीन, जिसके पास अमीर हाजिब का पद था। मतलब वो दरबार का मुख्य अधिकारी था और इस विद्रोह का एक प्रमुख नेता भी। और तीसरा? और तीसरा था कबीर खान अयाज, जो लाहौर का गवर्नर था। तो रजिया कैद में थी और उनका मुख्य समर्थक याकूत वो मारा जा चुका था। उनकी कहानी का अंत कैसे हुआ? रजिया ने एक बहुत ही चतुर राजनीतिक कदम उठाया। उन्होंने जेल में ही अल्तुनिया से निकाह कर लिया। जिसने उन्हें कैद किया था उसी से? जी। इसके बाद रजिया और अल्तुनिया की सेना ने दिल्ली पर चढ़ाई की, लेकिन वो हार गए। और फिर? उनकी मृत्यु 13 अक्टूबर 1240 को कैथल, हरियाणा में हुई। कहा जाता है कि डाकुओं ने उनकी हत्या कर दी थी। इतिहासकार मिन्हाज उस सिराज का एक बहुत प्रसिद्ध कथन है उनके बारे में, जो आज भी याद किया जाता है। हाँ, उन्होंने लिखा था उसकी कमी सिर्फ औरत होना था। ये उस दौर की मानसिकता और रजिया के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी उसे साफ दिखाता है। तो रजिया के बाद सल्तनत का क्या हुआ? गद्दी तो खाली हो गई। गद्दी पर बैठा इल्तुतमिश का तीसरा पुत्र मुइजुद्दीन बहराम शाह। इसके शासनकाल में मैंने पढ़ा है एक नया और बहुत शक्तिशाली पद बनाया गया था। जी, ये पद था नाइब ए मुमलिकात, जिसका अर्थ था एक तरह से उप सुल्तान या डे फैक्टो रूलर। ये पद सुल्तान की शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए ही बनाया गया था। तो पहला नायब कौन बना? पहला नाइब एदगीन को बनाया गया और वजीर था मुहज्जबुद्दीन। और क्या इस समय कोई बाहरी खतरा भी था? बिल्कुल। 1241 में मंगोलों का आक्रमण हुआ
और फिर 1242 में बहराम शाह की भी हत्या कर दी गई, जिससे वो जो अस्थिरता का दौर था वो जारी रहा। मतलब ये दौर थमा ही नहीं, एक के बाद एक। तो अगला सुल्तान कौन था? अगला शासक था अलाउद्दीन मसूद शाह, जो रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र था। और इसके समय में क्या हुआ? इसके समय में नायब मुमलिकात था कुतुबुद्दीन हसन। और यहीं से बलबन की शक्ति में वृद्धि की शुरुआत होती है, सही कह रही हूं मैं? बिल्कुल सही। सबसे महत्वपूर्ण बात यही थी कि बलबन को अमीर हाजिब बनाया गया। अब देखिए, वास्तविक शक्ति बलबन और वजीर के हाथ में आ गई थी। तो इस सुल्तान का अंत कैसे हुआ? इसका अंत भी हत्या से ही हुआ। नसीरुद्दीन महमूद ने इसकी हत्या कराई। तो अगले सुल्तान बने नसीरुद्दीन महमूद, जो इल्तुतमिश के एक और पोते थे। इनके बारे में जो बातें हैं वो बाकी शासकों से काफी अलग लगती हैं। बहुत अलग। उन्हें दरवेश राजा के नाम से जाना जाता था। कुछ इतिहासकार उन्हें सल्तनत काल का औरंगजेब की उपाधि भी देते हैं, मतलब सादगी के मामले में। ऐसा क्यों? वो अपना जीवन निर्वाह टोपी सीकर और कुरान की नकलें बेचकर करते थे। ये बताता है कि वे कितने धार्मिक और सादा जीवन जीने वाले शासक थे, या कम से कम ऐसा दिखाते थे। तो जब नसीरुद्दीन महमूद इन धार्मिक कार्यों में लगे थे, तब बलबन अपनी शक्ति बढ़ा रहा था, है ना? जी हाँ, यही बलबन की सबसे बड़ी चाल थी। नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें दी। या पहला, पद नायब ए मुमलिकात, यानी सल्तनत का सबसे शक्तिशाली पद अब बलबन के पास था। और दूसरा? दूसरा, उपाधि उलूग खां। और इन दोनों का रिश्ता सिर्फ इतना ही नहीं था, ये और भी गहरा हो गया था। सही कहा। बलबन ने अपनी बेटी का निकाह सुल्तान नसीरुद्दीन से कर दिया, जिससे महमूद उसका दामाद बन गया। अच्छा। इससे उसकी स्थिति, आप सोच सकती हैं, और भी मजबूत हो गई। जाहिर है। अंततः 1265 में जब नसीरुद्दीन की मृत्यु हुई तो अगला सुल्तान बलबन बना। चलिए, इस पूरे घटनाक्रम को एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। ये क्रम, ये क्रोनोलॉजी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जरूर। तो क्रमानुसार विवरण इस प्रकार है। 1236 में रुकनुद्दीन फिरोज, एक अयोग्य शासक। ठीक है। फिर 1236 से 1240 रजिया सुल्तान, प्रथम मुस्लिम महिला शासिका। फिर 1240 से 1242 बहराम शाह, जिसके समय नायब पद का गठन हुआ। उसके बाद 1242 से 1240 मसूद शाह, और यही वो समय है जब बलबन अमीर हाजिब बना। और फिर लंबा दौर चला नसीरुद्दीन महमूद का। जी, 1246 से 1265 तक नसीरुद्दीन महमूद, जिन्हें टोपी सीने वाला सुल्तान भी कहते हैं। और 1265 में बलबन सुल्तान बना। बिल्कुल। तो इल्तुतमिश के बेटे के एक छोटे और अराजक शासन से शुरू हुआ ये दौर एक अमीर बलबन द्वारा सत्ता पर पूरी तरह से काबिज होने पर खत्म हुआ। मतलब लगभग 30 साल साजिशों, हत्याओं और बदलती वफादारियों से भरे रहे। ये दौर एक मजबूत शासक की मृत्यु के बाद केंद्रीय सत्ता की कमजोरी और तुर्काने चहलगानी, यानी वो जो 40 तुर्क सरदारों का गुट था, उनकी महत्वाकांक्षा को दिखाता है। मतलब इस पूरे दौर का जो मुख्य विषय था वो ताज और अमीरों के बीच का संघर्ष था। एकदम सही। और ये बलबन के शासन के लिए एक आदर्श मंच तैयार करता है, जो सल्तनत के स्वरूप को पूरी तरह से बदल देगा। एक विचार जिसके साथ हम आज की चर्चा समाप्त कर सकते हैं, वो ये कि नसीरुद्दीन महमूद को एक पवित्र सीधे साधे राजा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। क्या यह उनका असली स्वभाव था, या फिर यह बलबन जैसे महत्वाकांक्षी व्यक्ति को सारी शक्ति और जोखिम सौंपकर खुद को सुरक्षित रखने की एक चतुर राजनीतिक रणनीति थी? मतलब वो एक संत थे या एक चतुर सर्वाइवर? बिल्कुल। उनके असली चरित्र का यह सवाल आज भी इतिहासकारों के बीच बहस का एक बड़ा विषय है।